हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए आप ही की बुक से क्लास 9 के लिए वो चैप्टर लेके आई हूँ, हमारा स्वास्थ्य और रोग, हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में। जैसा कि बच्चे जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो हमें स्वास्थ्य की परिभाषा परिभाषित की गई है वो क्या है, आपके बुक में भी बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। वो है कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि खीर और बीमारी और पीड़ा का न होना। ये बताया जाता है कि हेल्थ क्या है और कैसे हमको रहना है। तो आइए आज इसी के बारे में हम बताएंगे कि हमारी स्वस्थ रहने के लिए या कंडीशन ऑफ गुड हेल्थ क्या है। चलिए आज हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको शॉर्ट में जल्दी पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट के बारे में पहला है बैलेंस डाइट, जिसका हम अपने पहले वीडियो में आप लोग को स्वच्छ जल और स्वच्छ एयर के बारे में बता चुके हैं। आज हम बताएंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या है? जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है इसका परिभाषा कि बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें समुचित मात्रा में वो सारे तत्व मौजूद हो जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छे से बनाते हैं। वो क्या है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सबों की समुचित मात्रा जिस भोजन में उपलब्ध होती है उसे हम संतुलित आहार कहते हैं या बैलेंस डाइट कहते हैं। ये सारे पोषक तत्व, अब आप कहेंगे कि क्या ये पोषक तत्व सभी महंगे खाद्य पदार्थों में ही उपलब्ध होते हैं? नहीं बच्चों, ये सारे जो पोषक तत्व हैं वो हमें सामान्य और सस्ते खाद्य पदार्थों में भी उपलब्ध हो सकते हैं। इसको आप अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे, न कि आप ऑनलाइन पिज्जा बर्गर पे ही अपने जीवन को डिपेंड रखेंगे। ठीक है? तो खाने के लिए सबसे और स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला तत्व है और जो सबसे पहला जो शर्त है वो है बैलेंस डाइट। सेकंड आता है जो टॉपिक वो है आपका पर्सनल हाइजीन या व्यक्तिगत स्वच्छता और घरेलू डोमेस्टिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता। बच्चों, आप डेली स्नान करके ही स्कूल आते हैं ना? तो उसके लिए हम क्या है, हम जानते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। उसके अंदर दांतों की सफाई, नाखून की सफाई, बालों की सफाई और खाने से पहले और खाने के बाद हाथों को धोना, अब तो ये मस्ट हो गया है। हैंड वॉश दिन में 10 बार करना, क्यों? कोविड-19 के चलते। लेकिन ये आदत तो पहले से ही हमारे, जब से हमने जन्म लिया है तब से ये आदत को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। और स्वच्छ जल अगर उपलब्ध ना हो किसी के घर में, मान लीजिए एक्वागार्ड हर एक किसी के घर में नहीं होता है, तो स्वच्छ जल पीने के लिए हम पानी को बॉयल करके और छान के और उसको हम डेली यूज में ला सकते हैं। ये पर्सनल हाइजीन और डोमेस्टिक हाइजीन में आता है। थर्ड टॉपिक आता है एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, व्यायाम और विश्राम। आप जानते हैं नियमित व्यायाम करने से सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क और हृदय पर पड़ता है। नियमित व्यायाम से श्वसन तंत्र, मांसपेशियों को ऊर्जा देती है और ज़्यादा शारीरिक और मानसिक काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। नियमित व्यायाम से दिल का दौरा और हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं, पाचन शक्ति भी अच्छा होती है, नींद भी अच्छी आती है। वही विश्राम का अर्थ ये नहीं कि आप सो जाएं। विश्राम का अर्थ है कि अपने बॉडी को आप विश्राम दीजिए। ये होता है संगीत सुनना, पार्क में घूमना, खेलना कूदना, अच्छी किताबें पढ़ना, ये एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन होते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है कोई लत नहीं, नो एडिक्शन। नो एडिक्शन में क्यों? आज जब कोई व्यक्ति साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली जब ऐसी चीजों पर निर्भर करता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, वो क्या है? शराब, धूमपान, तंबाकू, मादक द्रव्य,
शराब, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, कि हमारे लीवर को डैमेज करता है। धूम्रपान श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, हृदय रोग, कैंसर। तंबाकू से मुंह का कैंसर, दांतों की समस्या आती है। मादक द्रव्य से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मतलब ये सारे जो मादक द्रव्य हैं वो सब हमको सीधे से मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं या डैमेज करते हैं। इसलिए अगर आप भगवान की दी हुई लाइफ को ज़्यादा लंबा और अच्छी तरह से जीना, एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, तो बच्चों इन सबों से हमेशा के लिए दूरी बना लें। कभी भी इसको अपने जीवन में शामिल ना करें। अब आइए, ये तो स्वस्थ संबंधी जो है वो कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं उसकी मूल शर्तें हैं। अब आते हैं कि अब हम किस तरह के बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, वो टाइप ऑफ डिजीजेस में। ये है क्रॉनिक बीमारी, पुरानी बीमारी। ये बीमारी जल्दी ठीक होती नहीं है, सिर्फ इसको दवा से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आता है दमा, सेकंड आता है मधुमेह, जिसको हम शुगर की बीमारी भी कह सकते हैं, और थर्ड आता है क्रॉनिक ये। और सेकंड टाइप ऑफ डिजीजेज में आता है एक्यूट डिजीजेज या अंशकालीन। ये बहुत कम समय के लिए होता है लेकिन बहुत ही तीव्र होता है। इसमें फ्लू, जो सर्दी खांसी हो जाता है, बीमारी से बुखार आ जाता है, या फिर मलेरियल फीवर होता है। ये सब रोगों के प्रकार हैं जिसमें हम देख रहे हैं। अब आइए, रोगों को समूह उसके सिम्टम के आधार पर दो ग्रुप में हम बांट सकते हैं। पहला है इंटरनल फैक्टर, डिजीज काउज्ड बाय इंटरनल फैक्टर, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कुछ आनुवंशिकी बीमारियां होती हैं, जैसे हीमोफीलिया, और कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण भी बीमारियां होती हैं, जैसे शुगर, मधुमेह की बीमारी या थायराइड की बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। ये सब इंटरनल फैक्टर हैं जिसके कारण हम उसको दो ग्रुप में बांट सकते हैं। और सेकंड है एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक, जिसमें बैक्टीरिया और वायरस आते हैं। ये सबसे खतरनाक है, जिनको कंट्रोल करना अभी बहुत मुश्किल है। तो ये आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि इनके कारण जो संक्रामक रोग होते हैं। अब जैसा कि जानते हैं कि संक्रामक रोग किसको कहते हैं, फैलने वाली बीमारी है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरों के टच से, खांसी से, छींकने से ये हम फैलती ही चली जाती है। ये आपकी सुविधा के लिए, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसको देख सकते हैं और अपना नोट डाउन कर सकते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस से कितनी तरह के संक्रामक रोग हो सकते हैं। और सेकंड में हम आते हैं, ये पूरा चैप्टर में आपका दिया हुआ है बच्चों, जो मैं इसे अपलोड कर दे रही हूँ ताकि जो जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो इसको अच्छा से नोट डाउन कर लें। ये रोग हैं, मलेरिया, इसके कारक क्या हैं, संक्रमण के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, रोकथाम क्या है और बचाव के उपाय क्या हैं। ये पूरा एक टेबुलर फॉर्म में आपके बुक में दिया हुआ है जिसे मैं यहाँ लगा रही हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज या संचारी रोग। ये कम्युनिकेबल डिजीज है जिसके बारे में अभी आप सुन रहे हैं, 2020 में ये शुरू हुआ या 2019 में ये शुरू हुआ है, इसीलिए इसको कोविड-19 कहते हैं। इसके बारे में अब पूरी दुनिया में खबरें पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये क्या है? ये वायरल डिजीजेज है जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आखिर बैक्टीरिया और वायरस में मेन क्या अंतर ऐसा है कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? आप जानते हैं कि बैक्टीरिया की तरह वायरस में कोई कोशिका नहीं होती है, ना तो इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ना कोई सेल ऑर्गेनेलिज होती है, ना मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं, परंतु इसमें सजीव कोशिका की भांति न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर प्रोटीन से घिरा रहता है। और जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करता है। इसलिए ये वायरल डिजीजेज या वायरस हमारे लिए ज़्यादा ही खतरनाक हैं
इसमें चूंकि कोशिका नहीं होती, जैव रासायनिक प्रक्रम नहीं होते हैं, इसलिए कोई एंटीबायोटिक से ये नष्ट नहीं होते हैं। पूरी दुनिया आज वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, इसलिए बच्चों मैं तो कहूँगी इससे बचो। और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? अभी हमारे सरकार की तरफ से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन पीरियड में एक दूसरे से नहीं मिलना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मास्क लगाना है, हैंड ग्लव्स पहनना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, दूर दूर रहना है। ये सारी बातें अगर आज के समय में हमें इस समाज में रहना है, समाज में रहना है तो सारे कार्य करने हैं, स्कूल भी जाना, अभी स्कूल बंद है, स्कूल जब खुलेंगे जाना है, तो इस हैबिट को उस समय भी कंटिन्यू रखना होगा बच्चों सभी को। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं इस टॉपिक को आपको लेके आई हूँ, ताकि आगे भी आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें, इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर लें। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, उससे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।